हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी एमकॉम एंट्रेंस 2021 के एग्ज़ाम में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आपको जो है 46 तक 60 तक अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमिक्स से आए हैं और इसमें 7 क्वेश्चंस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखने को मिल जाते हैं और 7 क्वेश्चंस ही अप्रॉक्सीमेटली आपके मैक्रो से हैं और रिमेनिंग जो आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन इकोनॉमिक और आपके रिसेंट डेवलपमेंट या चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है, अ गुड इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए पीरियोडिक इंक्रीज की बात की जा रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है एक पीरियड बाद जो है सप्लाई उसकी इंक्रीज होती है। कोई भी सर्टेन पीरियड हो सकता है, ठीक है, वीकली हो सकता है, मंथली उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है या क्वार्टरली सप्लाई उसकी इंक्रीज हो रही है। ऐसी पीरियोडिक इंक्रीज उसमें देखने को मिलता है। ईच टाइम सप्लाई इंक्रीजेज द सप्लायर फाइंड्स द टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज। अब वो हर बार जब सप्लायर चेक कर रहा है तो उसे पता कर रहा है कि जब भी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, उसका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फॉर द गुड्स। ये कब मतलब कौन से गुड्स में किसके केस में ये जो है ट्रू हो सकता है। तो अगर आप देखें इन्फीरियर गुड्स के बारे में और सुपीरियर गुड्स के बारे में अगर हम देखें तो जब इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं जब उनका एक तरीके से प्राइस हाई होता है तो उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी। अगर इन्फीरियर गुड्स है तो कंज्यूमर मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस अगर हमें उसका मिल रहा है तो हम उसकी सप्लाई को ज़्यादा करना चाहेंगे। बट अगर उसका प्राइस बहुत कम है और कम हमें मिल रहा है तो उसका प्राइस जब कम मिल रहा है तो हम उसको कम सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्लाइन होता है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में जब आपके पास आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, मींस टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होगा। तो इन्फीरियर गुड्स का केस तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर कट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पास सुपीरियर गुड्स के बारे में बताया हुआ है। जो सुपीरियर गुड्स होते हैं जब उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बेसिकली अगर सिंपल सी बात का कही जाए तो वहाँ पर भी मतलब ये रेवेन्यू आपका डिक्लाइन नहीं होगा। बट अगर आप देखें कि अगर कोई ऐसा गुड्स है जहाँ पर इनइलास्टिसिटी पाई जाती है, मींस प्राइस इंक्रीज होने पर भी या सप्लाई जब आप बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका इतना ज़्यादा चेंज ना देखने को मिले, यानी कि जितना चेंज आपके पास प्राइस में देखने को मिल रहा है उतना चेंज आपके पास सप्लाई में देखने को ना मिले, तो वहाँ पर आपका रिवेन्यू डिक्लाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन होगा वो सप्लाई से रिलेट नहीं करेगा, वो डिमांड से रिलेट करेगा। बिकॉज आपका टोटल रेवेन्यू जब डिक्लाइन जाएगा जब लोग जो है खरीद ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को, यानी कि उसका प्राइस चेंज होने पर या प्राइस डिक्लाइन करने पर उतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है जितना आप प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जहां पर प्राइस जो है इन इलास्टिक डिमांड यहां पर पाई जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से 42 क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉमोडिटीज आर लाइकली टू हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको पता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब जब किसी एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो अदर गुड्स की डिमांड पर उसका चेंज देखने को मिलता है ना। तो ऐसा आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स या जितने भी रिलेटेड गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सब में देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो आपके पास एल्यूमिनियम और प्लास्टिक पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर कोई प्रोडक्ट एल्यूमिनियम से बनता है तो उसे प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। तो मीन्स आप ये कह सकते हो कि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, मीन्स ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। पेंसिल पेपर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है ना। और मैन एंड वुमेन्स ये भी एक आप कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। मैन और वुमेन्स के शूज़ ये डिफरेंट हैं, ये एक तरीके ना सब्स्टिट्यूट्स हैं और ना ही आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैम एंड चीज़ अगेन इन डिफरेंट गुड्स हैं, मीन्स दोनों का ज़्यादा बड़ा रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पर जैम एंड बटर होता तो मैं ऐसे कहता कि ये ना एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बट ये अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है और ये बी और सी भी गलत है। मींस ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि पॉजिटिव वहीं पर क्रॉस इलास्टिसिटी आप दो देखने को मिलती है। 43 क्वेश्चंस अगर आप देखें तो 43 में एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फर्म्स आउटपुट।
अब जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, फर्म्स आउटपुट क्या क्या होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इंक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी इन द फर्म्स बट डिक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैक्टर्स हायर ऑफ द फर्म। प्रोस्पेरिटी मीन्स आप ये कह रहे हैं कि एक आउटपुट का इंक्रीमेंटल हम बात कर रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ होगा, उसके कुछ परसेंटेज हिस्सा आप कह सकते हैं। तो जब प्रोस्पेरिटी इंक्रीज़ हो रही है फर्म की तो बट डिक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ फर्म्स, हम तो जब वो आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ाने पर हायर ऑफ जो फैक्टर्स हायर कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, उसकी प्रोस्पेरिटी कम है। तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है भाई। जब ज़्यादा आप हायर करोगे तभी तो ज़्यादा आउटपुट होगा ना, जैसे लेबर्स को आप ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तभी हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपके पास डिक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द फर्म्स, यानी आउटपुट डिक्रीज बट इंक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ फैक्टर हायर। तो आप फैक्टर को ज़्यादा हायर कर रहे हैं और आउटपुट कम हो रहा है, बट ऐसा भी कम देखने को मिलता है बिकॉज डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आप जो है आउटपुट बढ़ाओगे, और आउटपुट जब बढ़ाओगे जब आप ज़्यादा फैक्टर्स को करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इंक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ फर्म्स एंड द फैक्टर हायर्ड बाय द फर्म। बिकॉज डिमांड जब बढ़ रही है तो हम ज़्यादा प्रोस्पेरिटी रखेंगे आउटपुट को इंक्रीज़ करने की, और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में आपके पास इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन इज करेक्ट। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो है करेक्ट है। तो पहला आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा है, इट शोज द मिनिमम आउटपुट द इनपुट कैन प्रोड्यूस। ये मिनिमम आउटपुट को नहीं बताता, ये मैक्सिमम आउटपुट को बताता है प्रोडक्शन फंक्शन का, कि इनपुट का यूज़ करके आप कितना मैक्सिमम इनपुट ला सकते हैं, ठीक है। इट्स रिलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू द इनपुट टू द आउटपुट। आउटपुट के लिए आपको इनपुट्स को कितना एम्प्लॉयमेंट देना पड़ रहा है इसको दिखाता है। आइडेंटिफाइज, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है बट आगे और चेक कर लेते हैं। इट आइडेंटिफाइज आउटपुट कॉस्ट रिलेशन। नहीं, आउटपुट कॉस्ट रिलेशन को बिल्कुल भी प्रोडक्शन फंक्शन नहीं बताता, ये आपको इनपुट आउटपुट का रिलेशन बताता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसी तरीके से इट आइडेंटिफाइज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल, ये भी नहीं बताता, ये आपको बताएगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट जो है किया जा रहा है। और ये वाला ऑप्शन मैंने इस वजह से गलत किया क्योंकि हम मिनिमम आउटपुट की बात हो रही है, मिनिमम आउटपुट को हम प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, मैक्सिमम आउटपुट को करना चाहते हैं, इस वजह से बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर यहाँ पर ए में मैक्सिमम आउटपुट होता तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हम कह सकते थे, ठीक है। 46 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इफ़ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर 5 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इज 10, तो एवरेज APL दे रखा है, बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर 5 यूनिट पर 10 दिया हुआ है, और व्हेन 6 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इज 12, और ये 12 हो जाता है। तो एक अगर शॉर्ट सी टेबल हम बना लें तो यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने क्वांटिटी ले लिया 5 और 6, और यहाँ पर आपके पास APL दिया हुआ है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो 5 पर है 10 और 6 पर है 12 है ये, ठीक है। 6 पर 12 है और इस पर 5 पर 10 है। तो यहाँ से अगर आप टोटल प्रोडक्ट निकालें, TPL बेसिकली टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो TP का फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि AP को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। तो आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आएगा, 6 को 12 से करेंगे तो ये 72 आएगा। अब यहाँ पर आप एक बार MPL निकाल लीजिए, तो आप ऊपर वाले का तो भी पता नहीं कर सकते कितना है, बट 6 यूनिट्स पर आप MPL पता कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस अगर आप देखें तो 22 का आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो आपका APL है वो क्या है, लेस देन है 6 क्वांटिटी पर इन MPL के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द MPL लाइज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व बिटवीन 5 to 6 यूनिट्स। अबव बिल्कुल ठीक है, ये इसके ऊपर ही शो कर रहा होगा। देखिए अगर आप बनाएंगे कर्व तो ये अबव ही शो करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, MP कर्व है, वो ज़्यादा ऊपर होगा बिकॉज इसकी वैल्यू 6 क्वांटिटी पे ज़्यादा है और एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू 12 है, तो MP ज़्यादा है, तो MP ज़्यादा है तो वो अब ऊपर ही शो करेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है 46 क्वेश्चन में। 47 देखिए, 47 में आपके पास इन अ लॉन्ग रन द कम्पिटिटिव फर्म्स सप्लाई कर्व इज़ द, अब देखिए कम्पिटिटिव फर्म है
उसका सप्लाई कर्व कैसा होगा। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो अगर आपको एक बात याद हो कि लॉन्ग रन में आपके पास फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं है, मींस फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट में कवर अप हो जाती है ना। तो टोटल कॉस्ट में कवर अप होती है और आपको सप्लाई कर्व देखना है। और आपको अगर शॉर्ट रन का याद हो तो जितना भी आपके पास एवरेज कॉस्ट के ऊपर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एवीसी आपका यहाँ कवर हुआ और ये आपका एमसी है, तो इसके ऊपर का जितना भी ये पार्ट आ रहा है, मींस यहाँ पर ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये आपका सप्लाई कर्व हो जाता है ना। अब आपका लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, उसको आप लिखेंगे कि एवरेज कॉस्ट में आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को कवर अप करने के बारे में सोचेंगे। मींस यहाँ पर आपकी फुल कॉस्ट जो है कवर अप होगी। तो फुल कॉस्ट कवर अप होने का मतलब है जब आपका अब एमसी कर्व होगा तो वो पूरी एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर अप चलेगा, तो इसके ऊपर का जितना भी पार्ट होगा वो आपका सप्लाई कर्व होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट्स लाई अबव द टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एटीसी या एसी कर्व के ऊपर का पार्ट जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा, सप्लाई होगी लॉन्ग रन में, ठीक है, फर्म की। 48 क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पास जो है ये भी अभी माइक्रो से ही है, नहीं ये वाला क्वेश्चन आपके पास मैक्रो से है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड द इकोनॉमिस्ट हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो जिसने क्या थ्योरी दी थी उसके हिसाब से आपको करेक्ट चूज़ करना है। थ्योरी ऑफ रेंट नहीं, एसी पीगू नहीं, रिकार्डो वगैरह है, ठीक है, उन्होंने दिया है। इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिल्कुल ये फिलिप्स ने दिया था, क्योंकि फिलिप्स कर्व अगर आपको याद हो तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में ट्रेड को या रिलेशन को बताता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 49 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक वेरिएबल इज़ नॉट अ फ्लो, इसमें से कौन सा आपके पास एक फ्लो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट, ये आपके पास आता रहता है, ठीक है, वेजेस, रेंट्स, ये सब है। एक्सचेंज रेट एक फ्लो नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन 49 ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 50 क्वेश्चन अगर आप देखें तो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, केन्सियन थ्योरी का है। तो अकॉर्डिंग टू द केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड employment, income determination, given all other factors of the autonomous aggregate demand unchanged, जितने भी आपके पास इनकम जो केन्सियन थ्योरी थी इनकम डिटर्मिनेशन की, वहाँ पर ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनोमस एग्रीग्रेट्स डिमांड अनचेंज, जितने भी ऑटोनोमस फैक्टर्स होते हैं वो अनचेंज होते हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑल के बारे में बात की जा रही है। एंड द राइज इन टैक्स लीड्स टू राइज इन इक्विलिब्रियम लेवल, जब टैक्स बढ़ता है तो क्या इक्विलिब्रियम लेवल भी बढ़ जाता है इनकम का, ठीक है। इसको अगर फाइंड आउट करें तो ये ना स्टेटमेंट यहीं पर कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। देखिए क्या कहा इसने कहा कि आपके पास जब टैक्स रेट्स लीड्स करते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम राइज हो जाता है। बट अगर आप देखें डिस्पोजल इनकम टैक्स इंक्रीज होने पर डिस्पोजल इनकम आपकी कम होगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम राइज नहीं करेगा, वो फॉल करेगा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं हम, स्टेटमेंट 2 ठीक है या गलत है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द केन्सियन थ्योरी ऑफ द इनकम डिटर्मिनेशन गिवन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनोमस एग्रीग्रेट्स डिमांड अनचेंज, द राइज इन द एमपीएस लीड्स टू फॉल इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसको ज़रा चेक करते हैं। अब देखिए एमपीएस क्या बताता है कि जब हम अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शनेट हिस्सा जो है सेव कर लेते हैं। तो इसने कहा कि जब हम अपने एमपीएस को बढ़ाते हैं, मतलब हम ज़्यादा सेव करते हैं, ज़्यादा सेव करने लग जाएंगे, तो इनकम डिक्रीज़ होगी, बिल्कुल सही बात है। और जब इनकम डिक्रीज़ होगी तो इक्विलिब्रियम लेवल भी फॉल होगा इनकम का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, बोथ का नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 54, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं 51, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। गिवन ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कांस्टेंट, जितने भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनको आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एंड द राइज इन कैश रिजर्व रेशियो लीड्स टू फॉल इन इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई,
देखिए, जब आप CRR को बढ़ा देंगे तो क्या मनी सप्लाई कम होगा? बिल्कुल कम होगा। देखिए कैसे, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि 100 रुपीज़ डिपॉजिट्स हुए, उसमें से हमने 5% का CRR बनाया हुआ था। अब हमने CRR को क्या कर दिया, 7% कर दिया। तो जब CRR को हमने 5% रखा हुआ था तो 95% अमाउंट जो है रिमेनिंग मनी सप्लाई जा रहा था। मतलब और भी है, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए समझ रहे हैं। बट जब 7% आपने CRR राइज कर दिया तो अब आपके पास 93% जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मनी सप्लाई जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये वाली स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरीके से बी स्टेटमेंट अगर आप देखें और इसमें पूछा गया है, एक बार मैं देख लूँ, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, बेसिकली स्टेटमेंट ही करेक्ट बतानी है। तो बी ऑप्शन अगर आप देखें तो गिवन ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कांस्टेंट, द राइज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो लीड्स टू फॉल द मनी सप्लाई। अगेन वही डिपॉजिट रेशियो मींस जो आपने पैसा जमा किया उसका SLR जो है उसको अगर राइज कर दिया जाए तो वो फॉल होगा, बिल्कुल फॉल होगा, CRR की तरह होगा। बी स्टेटमेंट भी कम है और ठीक है। और सी स्टेटमेंट गिवन ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कांस्टेंट, द राइज इन हाई पावर्ड मनी लीड्स टू राइज द इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई। अब देखिए यहाँ पर हाई पावर्ड मनी की बात की जा रही है, तो हाई पावर्ड मनी मोस्टली M1 मेजरमेंट में आता है और M1 मेजरमेंट में आपके पास करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, और आपकी अदर डिपॉजिट्स हैं। तो ये हाई पावर्ड मनी है। अब अगर आप हाई पावर्ड मनी को बढ़ा देंगे तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या है, गिवन ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कांस्टेंट, द राइज इन CRR लीड्स टू राइज इन इक्विलिब्रियम। अगर CRR बढ़ता है तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगी? अभी अभी ऊपर हमने देखा कि वो घटती है, बढ़ती नहीं है। तो डी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आपके पास A, B और C ही ठीक हैं, A, B, C ठीक। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 52 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, आपके पास जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके अकॉर्डिंगली राइज इन नॉमिनल मनी सप्लाई लीड्स टू राइज इन प्राइस गिवन टू द वेलोसिटी ऑफ मनी एंड रियल आउटपुट कांस्टेंट। आपने देखिए वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी और रियल आउटपुट भी नहीं बढ़ रहा है। बट आपके पास आपने मनी सप्लाई को जब बढ़ाया तो क्या वो प्राइस को बढ़ाएगा? देखिए आपको अगर कर्व याद हो तो इस तरीके का मतलब कर्व बनाया जाता था। यहाँ पर जब आपके पास मनी आपने सप्लाई को बढ़ाया यानी कि क्वांटिटी को बढ़ाया तो आपका प्राइस लेवल स्टार्टिंग में ये है P। तो अब जैसे ही आपने सप्लाई को M से M1 कर दिया तो आपका यहाँ पर ये देखिए प्राइस लेवल भी P1 हो गया यानी कि राइज हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है ये भी, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिशर इक्वेशन राइज इन नॉमिनल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जब राइज होगी टू लीड्स द रियल इंटरेस्ट रेट, राइज इन रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट भी राइज होगा। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी नॉमिनल मनी सप्लाई क्या हो, इंक्रीज हो, तो उससे आपका रियल इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाए, राइज हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट 1 अगर करेक्ट है तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 53 क्वेश्चन, ये भी आपके पास नेशनल इनकम्स के टॉपिक से आया हुआ है। इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट परचेज, मतलब नेशनल इनकम के अकाउंट के अकॉर्डिंगली और सभी गवर्नमेंट परचेज है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा जो है नहीं है। पेमेंट ऑफ द प्रोड्यूसिंग या प्रोक्यूरिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट्स बिल्कुल आएगा, ये गवर्नमेंट परचेज ही है। कैश पेमेंट मेड टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये आपका नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता बिकॉज ये एक तरीके का एक हेल्प हो गई और गवर्नमेंट एक तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो ये आपको इंक्लूड नहीं करते, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें करेक्ट। 53 की बात कर 54, मॉनेटरी पॉलिसी इज लिंक टू फिजिकल पॉलिसी when गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज फाइनेंस्ड बाय, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को आपको लिंक करना है, तो कब होगा? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही होंगी।
तो टैक्सेस नहीं, टैक्सेस पूरे तरीके से फिजिकल पॉलिसी में आ जाता है। बोरोइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप बोरो कर रहे हैं तो ये भी आपका जो है फिजिकल पॉलिसी में आएगा, मतलब पब्लिक डेब्ट बेसिकली। प्रिंटिंग मनी बाय द सेंट्रल बैंक, अब देखिए प्रिंटिंग मनी करा गवर्नमेंट का भी डिसीजन है और मॉनेटरी पॉलिसी का भी डिसीजन है, तो 54 आपका यहाँ पर प्रिंटिंग मनी बाय द सेंट्रल बैंक। 54 क्वेश्चन ये आपका इंडियन इकोनॉमी से है। अभी देखिए वन नेशन वन कार्ड के ऊपर मतलब बात की जा रही थी, वन नेशन वन कार्ड अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। स्कीम अनाउंस रिसेंटली, ये किसके ऊपर कही गई है, मतलब किस लिए ये हम लेकर आए हैं, किसको बेनिफिट इससे होने वाला है। तो बेसिकली अनेबल जो माइग्रेंट्स वर्कर्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स जाते रहते हैं, उनके लिए हमने ये लेकर आए हैं, और जिससे वो कहीं भी जाकर अपना राशन ले सकें। अभी आपने कोविड की सिचुएशन में देखा तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड यूपी का है या कहीं और का है, तो वो लोग राशन नहीं ले पाए, तो इस वजह से ये वाली स्कीम जो है मतलब लॉन्च की गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अनेबल करता है माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली टू एक्सेस द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिट फ्रॉम द एनी फेयर प्राइजेस शॉप इन द कंट्री, तो उस कंट्री में जो है आराम से वो जो है परचेज़ कर सकें। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपके पास ठीक है। 56 क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया NPP से आया है। तो यहाँ पर हमने एम किया है कि अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करेंगे 2045 तक, ठीक है। तो ये भी एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है आपके पास, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है यूज्ड बाय RBI टू ब्रिंग्स चेंजेस इन विच द फॉलोइंग, किस में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट जो है करती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। गवर्नमेंट SLR CRR में तो नहीं करती, बट रेपो और रिवर्स रेपो रेट में ही चेंज करने के लिए करती है, दोनों के लिए, ठीक है। 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं वो किसके ऊपर, मतलब किसकी बात की जा रही है, किसको डायरेक्ट बेनिफिट। अब जो डायरेक्ट बेनिफिट है, जैसे आप सिस्टम को देखें, इंडिया में पूरा एक ऑनलाइन बैंकिंग या फाइनेंसिंग सेक्टर को बढ़ाया गया, बिकॉज जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाए उनके अकाउंट में, मींस उनके अमाउंट जो मनी उन्हें मिल रहा है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाए उनको, मतलब डायरेक्टली उनको किसी और को ना देकर डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करे जाएँ। तो मनी इज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट, जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए हमने निकाला है DBT। 59, विच इंडियन थिंक टैंक दैट बीन रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 30 थिंक टैंक ग्लोबल एज पर रेसेंट रिपोर्ट। तो रेसेंट रिपोर्ट के अंडर में आपके पास ऑब्जर्व रिसर्चर जो फाउंडेशन है ORF, उसके थ्रू जो है ये आता है, यानी कि ए ऑप्शन। 60 क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड द अदर क्रियल्स विच इज़ सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन एसोसिएटेड। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली ग्रीन जो भी फूड ग्रेन्स हैं उनसे रिलेटेड था, बट आपके पास सिल्वर फाइबर जो आपके पास रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। सिल्वर आप मतलब कलर को रिलेट अगर करें तो आप कुछ कॉटन का कलर देखेंगे, वाइट कलर है ना उस टाइप का, तो आपके पास ये इम्प्रूव करेगा कॉटन प्रोडक्शन। तो सिल्वर जो फाइबर रेवोल्यूशन है वो इम्प्रूव करता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सभी थे आपके पास क्वेश्चंस माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, और रिसेंटली जो करंट अफेयर्स में भी चीज़ें चल रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, माइक्रो से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले, मैक्रो से आपको इस साल जो है 7 क्वेश्चन देखने को मिले, और इंडियन इकोनॉमी से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिला, मैं ये वाला भी कहूँगा 60 क्वेश्चन 1, और ये करंट अफेयर्स में इसको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 और ये 2 एंड 2, ठीक है। 2 और 3 भी ये भी अलग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आपको मतलब इंडियन इकोनॉमी से मोस्टली देखने को मिले हैं। बट हम एक और क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं, ये वाला 59 भी, बट हम इसको मान रहे हैं। और जो 4 क्वेश्चन है आपके पास वो करंट अफेयर्स जो हैं वहाँ से आपको देखने को मिले 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस का इकोनॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सभी स्टूडेंट्स को।